हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन की 17वीं क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब के बारे में सीखा। परासरण दाब से पहले हमने परासरण क्रिया क्या है इसे समझा, परासरण क्रिया के उदाहरण लिए और परासरण भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसे आज हम क्लियर करेंगे। इससे पहले हम परासरण दाब को पहले परिभाषित कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था कल परासरण क्रिया के बाद आज है परासरण दाब। तो परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो परासरण दाब को सुपरिभाषित करने के लिए हम पहले एक प्रयोग लेते हैं। तो एक प्रयोग के माध्यम से हम इसकी परिभाषा समझेंगे। प्रयोग को मैं आपके यहाँ समझाता हूँ। प्रयोग एक, एक्सपेरिमेंट ये है कि आप एक बीकर लीजिए, ठीक है। उस बीकर के अंदर ये हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर हमने एक इस तरह से थिसिल कीप लगा दी, ठीक है। और इस थिसिल कीप ऐसे होती है, इस तरह से लगा दी हमने। और इस थिसिल कीप के अंदर हमने क्या डाल दिया? एक विलयन भर दिया शर्करा का सांद्र विलयन। ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। शर्करा का सांद्र विलयन है तो ये विलयन हो सकता है यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक ये विलयन भरा हुआ है बेटा, भर गया विलयन। इसके अंदर हमने बीकर में क्या भरा है? बीकर में हमने शुद्ध जल भर दिया, शुद्ध जल भर दिया। और इसके अंदर हमने एक थैली और बांध दी, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी हमने, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्लियर? और ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई है हमने, एसपीएम बोलते हैं शॉर्ट में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब तुमको कल जब मैंने परिभाषा समझाई थी परासरण की क्रिया की, तो मैंने समझाया था, दो परिभाषाएं दी थी कि भाई विलायक के अणु ही गमन करते हैं। विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता, तो विलायक की उच्च सांद्रता कहाँ है? शुद्ध जल में। से कम सांद्र, क्योंकि ये शर्करा का विलयन है तो इसमें जल के अणु कम है, तो इधर से इधर मूव करेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। या दूसरी परिभाषा बताई थी मैंने, कम सांद्र विलयन, तो इसमें तो जल ही जल है ना, शर्करा तो है ही नहीं, तो ये हो गया कम सांद्र विलयन और ये हो गया उच्च सांद्र विलयन। तो दोनों परिभाषाओं से क्लियर हो रहा है कि विलायक के अणु इसके बीकर से थिसिल कीप के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवेश करने लगेंगे। अब इससे क्या होगा कि मान लो ये विलयन पहले यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। तो अब जब इसमें जल के अणु प्रवेश करेंगे तो ये विलयन का स्तर H ऊंचाई क्या हो जाएगा? उठ जाएगा, ठीक है। और H ऊंचाई उठने के बाद अब ये उठेगा ही नहीं। ये थोड़ी है कि जल के अणु प्रवेश करते जाएंगे तो ऊपर थिसिल कीप से होकर जल निकलना शुरू कर देगा, नहीं। एक निश्चित ऊंचाई उठने के बाद विलयन का स्तर उठना बंद कर देता है। तो सोचो जरा क्यों बंद कर दिया होगा इसने? तो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब कोई द्रव स्तर H ऊंचाई उठता है तो उठी हुई H ऊंचाई के कारण इस बचे हुए द्रव पर भी एक बल लगता है और बल के कारण या यूं कहूं दाब लगता है। और उस दाब का आपने सूत्र पढ़ा होगा, H ऊंचाई उठने पर आरोपित जो दाब होता है वो
HDG होता है। HDG बोले तो H उठे हुए द्रव स्तर की ऊंचाई, D विलयन का घनत्व और G गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दाब ने इस विलयन पर एक दाब आरोपित हुआ और वो दाब इस विलायक अणु को अब विलयन में आने से रोक पा रहा है। रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा है? तो बस यहीं से हमको परिभाषा मिल गई कि प्रयोग, जब हमने इस तरह से प्रयोग को व्यवस्थित किया तो हमने देखा कि विलयन में परासरण की क्रिया के कारण जल प्रवेश करने लगता है। जल प्रवेश करने के कारण विलयन का स्तर H ऊंचाई उठता है, लेकिन उसके बाद उठना बंद कर देता है। तो बंद क्यों किया? क्योंकि विलयन में का स्तर H ऊंचाई उठने से विलयन में एक द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न हुआ और उस दाब ने ही विलयन में अब विलायक अणुओं के प्रवेश को रोक दिया, यानी परासरण क्रिया को अवरुद्ध कर दिया। तो परासरण क्रिया को अवरुद्ध करने वाला यही दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। तो परिभाषा, इस प्रयोग से अब हम परिभाषा डिजाइन कर लेते हैं। परासरण की क्रिया से, परासरण की क्रिया से विलयन में उत्पन्न वह द्रव स्थैतिक दाब जो कि परासरण क्रिया को अवरुद्ध कर दे, विलायक के विलयन में प्रवेश को रोक दे। परासरण दाब कहलाता है। तो ये परासरण दाब की आपने परिभाषा क्लियर कर ली कि परासरण दाब, आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब क्या है? तो इस प्रयोग को समझो और समझने के बाद आपने लिख दिया परासरण की क्रिया से ही विलयन में उत्पन्न होने वाला वह द्रव स्थैतिक दाब जो कि परासरण की क्रिया को अवरुद्ध कर दे, अर्थात विलायक के विलयन में प्रवेश को रोक दे। अगर आपके अब भी क्लियर नहीं हुई है तो मैं एक और प्रयोग से आपको यही परिभाषा को फिर क्लियर कर सकता हूं। तो एक और हम दूसरा प्रयोग उठाते हैं। अब हमारा प्रयोग नंबर 2 ले लेते हैं। प्रयोग 2, इसमें बात यही रहेगी, इसको समझने का हमारा अंदाज बदल गया। अंदाज क्या है? देखो, हमने इस तरह की एक यू नलिका ली, ठीक है, ये नलिका ले ली, इसके अंदर हमने एक पिस्टन की व्यवस्था भी कर दी। यहां हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
हमने इस साइड क्या किया, इस साइड हमने शर्करा का सांद्र विलयन भर दिया। ओके, और इस साइड हमने क्या किया, शुद्ध जल भर दिया। शुद्ध जल भर दिया। ठीक है, इसमें हमने पिस्टन की व्यवस्था कर दी, इसका नाम दे देता हूं पिस्टन 1A, या फिर इसको नाम दे देता हूं पिस्टन 2B। पिस्टन का मतलब है जिसको अपन यूं खिसका सके, उठा सके, वो खुद भी उठ सकता है, खिसक भी सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अब क्या होगा, अब होना ये, पहले तो ये देखो कि ये व्यवस्था सब ऐसे, इसमें इधर शुद्ध जल है, इधर शर्करा का विलयन है, तो विलायक के अणुओं की सांद्रता किस साइड ज्यादा है, तो विलायक के अणुओं की सांद्रता इस साइड ज्यादा है। क्लियर, और इस साइड सांद्र विलयन है, तो विलायक के अणु परासरण क्रिया से किस साइड प्रवेश करेंगे, तो विलायक के अणु परासरण क्रिया से इस साइड मूव करने लगेंगे। ठीक है, अब इस साइड मूव करेंगे तो ये पिस्टन बी क्या होगा, उठेगा, क्योंकि इधर विलायक के अणु आ रहे हैं। तो पिस्टन जब इस साइड उठेगा तो हमने क्या किया, इस पे उंगली लगा ली। ठीक है, और उंगली लगा के इस पिस्टन को उठने से रोक दिया। अब पिस्टन को उठने से रोकने के लिए उंगली के द्वारा जितना दाब लगाया है वो ही दाब इस विलयन पे लगा, और उसी ने अब विलायक के अणुओं को इधर आने से रोक दिया। तो हमारी उंगली के द्वारा आरोपित विलयन पर वह आरोपित दाब जो कि विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोक दे, यानी परासरण क्रिया को अवरुद्ध कर दे। और परासरण क्रिया को अवरुद्ध कर देने वाला ये दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब। तो यहां विलयन में खुद उत्पन्न नहीं हुआ, विलयन पर परासरण की क्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ, उंगली के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर देते हैं डेफिनेशन में कि विलयन, विलयन यानी यहां विलयन पर आरोपित वह अतिरिक्त, अतिरिक्त लगाया, हमने लगाया अतिरिक्त बाह्य दाब, विलयन पर आरोपित वह अतिरिक्त बाह्य दाब जो कि परासरण क्रिया को अवरुद्ध कर दे, यानी इसको आने से रोक दे, अर्थात विलायक के विलयन में प्रवेश को रोक दे, क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। तो दो परिभाषा होगी, एक तो विलयन में उत्पन्न स्थैतिक दाब। अब देखो इसको और आप कंसीडर करो, किशमिश फूलती है, पानी में रखने पे फूलती है, तो ये थोड़ी है कि किशमिश फूलती रहती है, एक निश्चित सीमा के बाद किशमिश का फूलना स्वतः ही बंद हो जाता है। बताओ क्यों, क्योंकि किशमिश के अंदर जो विलयन है उसमें वो भित्ति दाब ही प्रेशर का काम करता है, परासरण दाब। तो विलयन के अंदर परासरण क्रिया, पहले किशमिश के अंदर पानी जाता रहा, किशमिश फूलती रही, एक समय बाद उस किशमिश के अंदर इतना दाब आरोपित हो गया, बन गया, जिसने फिर किशमिश में पानी को आने से रोक दिया। तो वही दाब क्या कहलाया भाई, वही दाब किशमिश के अंदर जो किशमिश को और ज्यादा फूलने से रोक देता है, वही दाब कहलाता है परासरण दाब। अब ये बात तो क्लियर होगी साहब, परासरण की क्रिया क्या है और परासरण दाब क्या है।
मैंने दोनों प्रयोगों से क्लियर कर दी। अब बात ये आती है कि परासरण दाब भी एक अनुषंग गुणधर्म कैसे हुआ। तो हमने पहले ये बताओ, मैंने आपको बताया वाष्प दाब में अवनमन एक अनुषंग गुणधर्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसे वाष्प दाब में अवनमन को राउल्ट की समीकरण को यूज लेके अणुओं की संख्या के समानुपाती सिद्ध कर दिया। तो तुम लोगों ने मान लिया कि भाई वाष्प दाब में अवनमन एक अनुषंग गुणधर्म है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा बताया क्वथनांक में उन्नयन। तो मैंने एक ग्राफ बताया था और ग्राफ से मैंने कहा था कि भाई वाष्प दाब में जितना अवनमन होता है क्वथनांक में उतना ही उन्नयन होता है। फिर मैंने आपको एक क्लियर कर दिया था, जस्टिफाई किया था कि क्वथनांक में होने वाला उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है और वाष्प दाब में अवनमन तो अनुषंग गुणधर्म है ही, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन भी एक अनुषंग गुणधर्म हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि हिमांक में अवनमन भी एक अनुषंग गुणधर्म है। तो उसके लिए भी मैंने एक ग्राफ बताया था और मैंने कहा था कि हिमांक में उतनी ही कमी होती है जितनी वाष्प दाब में कमी होती है, यानी हिमांक में होने वाला अवनमन वाष्प दाब में होने वाले अवनमन के समानुपाती हुआ। तो फिर वही बात कि इसलिए हिमांक में अवनमन भी एक अनुषंग गुणधर्म होता है। राउल्ट के नियम से ये प्रूव हो रहे हैं, लेकिन ये परासरण दाब ये वाष्प दाब से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। परासरण दाब एक अलग ही प्रॉपर्टी है, उनको हमने राउल्ट के नियम की हेल्प से समझ लिया था, क्वेश्चन भी कर लिए थे कि ये एक अनुषंग गुणधर्म है। लेकिन आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि परासरण दाब वाष्प दाब में अवनमन से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होता है। तो फिर अब ये कैसे प्रूव हो कि परासरण दाब भी एक अनुषंग गुणधर्म होता है? तो उसे क्लियर करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी वान टॉप की। और अब आती है एक वान टॉप समीकरण। क्वेश्चन कई बार पूछता है आपसे कि वान टॉप समीकरण क्या है। तो वान टॉप समीकरण यही प्रूव करती है कि परासरण दाब भी एक अनुषंग गुणधर्म है। या कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये वान टॉप समीकरण होती क्या है और वान टॉप समीकरण आई कहां से। तो वान टॉप समीकरण को पहले मैं आपको यहाँ वान टॉप समीकरण बताता हूँ, उसके बाद अपने आप ही ये क्लियर हो जाना है कि परासरण दाब भी एक अनुषंग गुणधर्म है। तो वान टॉप की चर्चा करने से पहले वान टॉप ने क्या महसूस किया? तो भाई अत्यंत तनु विलयन। अत्यंत तनु विलयन कौन से होते हैं? जिनके अंदर विलेय की बहुत 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 कम मात्रा घुली होती है, वो होते हैं अत्यंत तनु विलयन। और अत्यंत तनु विलयन में क्योंकि विलेय बहुत बहुत कम होता है, तो उस विलेय के मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि आदर्श गैस का बिहेवियर होता है। आदर्श गैस के बिहेवियर से मतलब है आदर्श गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता। तो भाई विलेय जब विलयन में बहुत कम होगा तो पूरे विलायक में वितरित हो जाएगा, तो आपस में उनके बीच में भी कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। फिर मैंने बताया था कि विलेय के मॉलिक्यूल पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत कम है, बहुत छोटी मात्रा में है, तो उन पर गुरुत्वाकर्षण, यानी वो सारे कंडीशंस जो गैस के अणुओं पर वैलिड हैं, गैस के अणुओं पर लागू होती हैं, वही बात तनु विलयन में विलेय के अणुओं पर लागू होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ यूं लिखेंगे कि परासरण दाब एक अनुषंग गुणधर्म कैसे है। तो हम लोग लेते हैं परासरण दाब एक अणु संख्य गुणधर्म। इस टॉपिक पे थे। तो ये कैसे प्रूव हो बेटा कि परासरण दाब एक अनुषंग गुणधर्म है? तो उसके लिए हम वान टॉप ने जो महसूस किया, प्रेक्षित किया, उसकी हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं
और साथ में इसको एक और टाइटल बना देते हैं, वांट ऑफ समीकरण। दोनों ही, अगर ये पूछे कि वांट ऑफ समीकरण लिखिए, वांट ऑफ समीकरण बताइए, तो भी आप यही बात बताएंगे। और परासरण दाब एक अनुसंग गुणधर्म है, ये बात पूछे तो भी आप यही बात बताएंगे इसमें। तो बेटा वांट ऑफ ने महसूस किया अति तनु विलयन के लिए वांट ऑफ ने महसूस किया, प्रेक्षित किया, लिखें प्रेक्षित किया कि विलेय के अणुओं का व्यवहार आदर्श गैस के भांति होता है तथा गैस के दाब की तुलना विलयन के परासरण दाब से की जा सकती है। ठीक है, तो यहां हम तथा एक बात और लिख लेते हैं, तथा वांट ऑफ ने आदर्श गैस समीकरण को तनु विलयन के लिए रूपांतरित किया, जिसे वांट ऑफ समीकरण के नाम से उल्लेखित किया जाता है। तो यहां से वांट ऑफ समीकरण भी हमको मिल गई कि वांट ऑफ समीकरण क्या है, और यही समीकरण जस्टिफाई करेगी कि परासरण दाब एक अनुसंग गुणधर्म कैसे है। तो पहले आप लोग जानते हो कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो पहले आपको मैं बता दूं कि आदर्श गैस समीकरण क्या है। आदर्श गैस समीकरण वो होती है PV बराबर nRT। ठीक है, तो सेम यही समीकरण तनु विलयन के लिए रूपांतरित की, तनु विलयन के लिए वांट ऑफ समीकरण क्या है, तो आपको ये समीकरण बतानी है, पाई B
बराबर एन और आर की जगह आप एस ले सकते हैं टी। जैसे यहाँ पी क्या है आदर्श गैस का दाब, वैसे यहाँ पाई क्या है, पाई बराबर विलयन का परासरण दाब का परासरण दाब। ठीक है, जैसे यहाँ V गैस का आयतन है, वैसे यहाँ भी V क्या है, विलयन का आयतन। जैसे यहाँ N क्या है, यहाँ N है गैस के मोल, तो यहाँ है N विलेय के मोल, विलेय के मोल। और S जो है वो R के बराबर है, जिसका मान 0.0821 होता है एटमॉस्फेरिक लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। तो बचा क्या, T क्या है, T हो गया ताप, केल्विन पैमाने में लेना है। ठीक है, तो ये समीकरण में न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब यहाँ इस समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई करें तो पाई बराबर मैं यूं भी लिख सकता हूं एन बटा बी एच टी, और आप जानते हो एन अपॉन बी यानी मोल बटा आयतन क्या होता है, मोलरता, तो मोलरता इंटू एच टी। और स्थिर ताप और आयतन ले लें तो पाई किस पर डिपेंड करेगा, एन पर। तो यहां से एक चीज और लिख देता हूं मैं, स्थिर ताप एवं आयतन पर पाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन के, क्योंकि यहां से बी हट जाएगा, टी हट जाएगा, एस ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो यहां से क्लियर हो गया कि परासरण दाब किस पर निर्भर कर रहा है, अणुओं की संख्या पर, इसलिए ये अणुसंख्य गुणधर्म है। तो स्पष्ट है कि परासरण दाब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अब कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इस क्वांटम समीकरण पर रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।